हम नीट PYQs के क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखना इस क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे बोला गया है हाउ मेनी 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड, ठीक है, पैरेलल टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम विद अ पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर। देखो हमारे पास क्या है, 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कैपेसिटर्स, ठीक है, कनेक्टेड है पैरेलल में। ओके, वन माइक्रोफेरेड के ये, ठीक है, वन माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, विद अ पोटेंशियल ऑफ 100 टन। देखो हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 110 वोल्ट और चार्ज दिया है 1 कूलम। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। हमें पता है कि जब भी कभी कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एन इंटू सी। ओके, तो सी इक्विवेलेंट जो है पैरेलल में है तो एन इंटू सी, और सी की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो फेरेड। ओके, तो यहाँ पर ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि कितने कैपेसिटर्स हम पैरेलल में कनेक्ट करें, ठीक है, कितने कैपेसिटर्स हम क्या करें, पैरेलल में कनेक्ट करें, ठीक है, मस्ट बी कनेक्टेड टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, हमें 1 कूलम का चार्ज। तो यहाँ से देखो Q इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू वी होता है, ठीक है, सी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी होता है। क्यू इक्वल्स टू अगर सी वी है तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं क्यू इक्वल्स टू सी वी। ओके, चार्ज कितना है हमारे पास, 1 कूलम, ठीक है। सी इक्वलेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि हम कंबाइंड सर्किट के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन इंटू 1 माइक्रोफेरेड। ओके, ये सी इक्वलेंट की वैल्यू है एन इंटू 1 माइक्रोफेरेड, और वी पोटेंशियल जो है वो कितना है, 110 वोल्ट का है। ओके, यहाँ से हमें काई की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू निकालनी है तो 1/1 माइक्रोफेरेड इंटू 110। ओके, तो यहाँ से जो है हम एन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 1 तो है ही सी, 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 फेरेड और 110 वोल्ट। ओके, 10⁻6 को अगर हम न्यूमरेटर पार्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर 10⁻6/110 हो जाएगा। तो यहाँ से 10⁻6 जो है यहाँ से 10⁵ हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, अपॉन 11। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हमें अप्रॉक्सीमेटली जो है वैल्यू देगा वो 9090 देगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9090, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, 9090। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे हमसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। इसमें क्या करा, हमने फॉर्मूला यूज़ किया, पहले सी इक्विवेलेंट निकाला, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड थे, फिर वहाँ से फॉर्मूलेस की हेल्प से एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे बोला गया है होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इज चेंज सच दैट पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट, ठीक है, इसकी सरफेस का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 80 वोल्ट है, ठीक है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी, ठीक है, तो स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। तो ध्यान से देखना, हमें इसका पता है कि जब भी कभी हमारे पास स्फीयर है तो यहाँ पर इसकी सेंटर से लेकर सरफेस तक जो पोटेंशियल है वो क्या बना हुआ रहता है, सेम बना होता है, और फिर बाद में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमें पता है कि यहाँ सेंटर से इस पर पोटेंशियल सेम बना होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है पोटेंशियल की, KQ/R। ओके, और ये कांस्टेंट बना हुआ रहता है सेंटर से लेकर सरफेस तक, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट होता है। ये इसका पोटेंशियल का ग्राफ होता है स्फीयर के लिए, होलो मेटेलिक स्फीयर के लिए। तो हमसे बोला गया है कि होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल एट सरफेस पे जो चार्ज है वो 80 वोल्ट है, तो सेंटर पे भी कितना होगा, 80 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 80 वोल्ट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये होगा हमारा 48, ठीक है, देखते हैं 48 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है अ charge Q2 at the center of a circular path with radius R, work done in carrying a charge Q1
वंस अराउंड इट्स इक्विपोटेंशियल पाथ वुड बी। देखो हमसे यहाँ बोला गया इक्विपोटेंशियल पाथ, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं v इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा वी क्यू, ठीक है। यहाँ डेल्टा v यूज़ कर लेते हैं अपन क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल होता है, ठीक है, इसलिए डेल्टा v। ओके, तो यहाँ पर देखो इक्विपोटेंशियल पाथ है अगर, तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल पाथ में मतलब पोटेंशियल क्या बना रहेगा, सेम बनाएगा। और कभी भी दो पोटेंशियल, दो एंड्स का अगर पोटेंशियल सेम है तो यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। जीरो इंटू क्यू करोगे तो वर्क डन भी कितना आएगा, जीरो। तो वर्क डन जीरो आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 49 कर रहे हैं हम। An electric dipole of dipole moment P is placed in the position of stable equilibrium in uniform electric field of intensity E. This is rotated through an angle theta from the initial position. The potential energy of the electric dipole in the final position is. देखो हम क्या बोला गया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, ये हमारे पास कोई डाइपोल है, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। डाइपोल क्या जानते हैं हम कि दो चार्जेस का सिस्टम होता है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, और ये सेपरेटेड रहता है 2l डिस्टेंस पे या किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ओके। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p इज़, और यहाँ जो डाइपोल मोमेंट होता है वो q इंटू 2l होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ओके, डाइपोल मोमेंट की। An electric dipole of dipole moment P is placed in the position of stable equilibrium in uniform electric field intensity E. This is rotated through an angle theta from the initial position. The potential energy of the electric dipole in the final position is. Okay. तो हम क्या जानते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE cos थीटा टू माइनस cos थीटा 1, ओके। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि 90 अजम्पशन लेते हैं, ठीक है, ये प्योरली अजम्पशन होता है, ठीक है। क्या अजम्पशन है कि 8 थीटा इक्वस टू थीटा 1 इक्वस टू 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। क्योंकि हम जानते हैं फिजिक्स में कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तो हमें किसी एक सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना ही पड़ेगा, तभी जाके हम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या मान रहे हैं कि थीटा 90 पे जो पोटेंशियल है वो कितनी है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम अगर हम पुट करें तो माइनस पी डॉट ई, ओके, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 कोस 90, ठीक है। तो कोस 90 कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आएगा माइनस पी ई कोस थीटा, ठीक है। ये थीटा 2 को हम थीटा बोल देंगे यहाँ पर। जैसे सपोज करो कोई एंगल 60 डिग्री पे है और वहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ 60 वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। तो हमें क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइन है, तो इसलिए हमें पर्टिकुलर अजम्पशन लेना पड़ा। इसलिए हमने क्या लिया, थीटा 1 इक्वल्स टू 90 पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिया, अजम्पशन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आया पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी कोस थीटा। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, माइनस पी कोस थीटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो 49 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, 50 की। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द डायरेक्शन इन द एक्स डायरेक्शन इफ द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज 4 जूल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इफ़ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज 4 जूल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। तो एक बार और से दोबारा से बनाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पर इस थीटा इक्वस टू कितने पे है, थीटा इक्वस टू है ये हमारे पास 60 डिग्री पे है, ठीक है। यहाँ पर किसी चार्ज, ठीक है, चार्ज जो है वो कितना है, 0.2 कूलम का है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, ये डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क हो रहा है, ठीक है, वो वर्क है कितना है, वर्क 4 जूल, वर्क कितना है, 4 जूल। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू।
अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इससे फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इस फोर्स के देखो यहाँ पर जो है, यहाँ हमसे बोला गया है कि देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इफ द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज 4 जूल। देन व्हाट इज द, तो यहाँ पर ये जो 2.2 कूलम के चार्ज को 2 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम 60 डिग्री के एंगल पे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा कोस थीटा और एक बनेगा साइन थीटा। ठीक है, एक क्या बनेगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही सी, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है 2, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है 2। तो इस 2 के तो अपन दो कंपोनेंट करेंगे, तो 2 कोस थीटा और एक क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पर इस परपेंडिकुलर वाले केसेस में वर्क डन क्या होगा हमारा, जीरो होगा, क्योंकि ये फोर्स के परपेंडिकुलर है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो फील्ड के डायरेक्शन के अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री पे, तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ एस कोस थीटा होता है, ठीक है, एफ एस कोस थीटा जो है ये वर्क का फॉर्मूला होता है, एफ एस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर ये वाला जो कंपोनेंट है इस पे ये फोर्स के साथ कैसा डिग्री का एंगल बना था 90 डिग्री का, तो कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो। मतलब जो है हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि ये जो 2 साइन थीटा वाला डिस्प्लेसमेंट का जो ये 2 साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से हम वर्क का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं एफ डॉट एस, ओके, तो एफ डॉट एस, तो यहाँ से जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा क्यू ई, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है बात करें अगर अपन, तो क्यू चार्ज है, तो चार्ज कितना दिया हुआ है अपने को 0.2 कूलम, ठीक है। एफ फोर्स जो है वो क्यू ई हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है हमें, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। वर्क कितना है 4 जूल का हमसे वर्क करवाना है, ठीक है, वर्क कितना है 4 जूल का। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 4/0.2, ठीक है, इंटू 0.2 कर देते हैं यहाँ से, तो ई हो गया 4/0.2 इंटू 0.2। तो यहाँ से 4 रहा, ये 0.2 रहा, ये 0.2 रहा। बढ़ते हैं हम आगे, तो यहाँ से जो है वो 4 चार्ज जो है, फोर्स इंटू चार्ज कितना था 0.2 कूलम था, और डिस्प्लेसमेंट 2 था, ठीक है। ये 0.2 नहीं है एक्चुअली, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये 0.2 नहीं है यहाँ पे, ये ई की वैल्यू हो जाएगी 4/0.2 इंटू 2, है ना, 2 मीटर की डिस्टेंस थी ना, तो हमने उसको ले लिया, ठीक है। वो 2 cos 60 था, 2 cos 60 पूरा लेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ से 4/0.2 इंटू 2, cos 60 की sin 30 के बराबर हो जाएगी, तो 1/2, तो इससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है पॉइंट रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर 40/2 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बस फॉर्मूला यूज़ करना था। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या जानते हैं हम, फोर्स का फॉर्मूला इन चार्ज के लिए क्यू ई हो गया। यहाँ पर हमने, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट लिए, एक डिस्प्लेसमेंट जो था इस डायरेक्शन में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था, उसके कंपोनेंट करे, तो उस वाला कंपोनेंट हम काम में लेंगे। साइन वाले की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में और हमने आंसर मिल गया, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है, Two metallic spheres of radius 1 centimeter and 2 centimeter are given charge 10 to the power minus 2 coulomb and 5 into 10 to the power minus 2 coulomb respectively. If they are connected by a conducting wire, the final charge on the smaller sphere is। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, मतलब काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखो इसको डिटेल में ध्यान से देखना। 2 मेटेलिक स्पेयर्स, ठीक है, एक मेटेलिक स्पेयर्स ले रहे हैं हम, ठीक है। एक जो है इसकी रेडियस है कितनी 1 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर।
आर गिवन अ चार्ज, इस वाले को कितना चार्ज दिया है, माइनस का 10⁻² गुलाम, और इस पर कितना चार्ज दिया है 5 × 10⁻² गुलाम रेस्पेक्ट में। इफ़ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, इनको किससे कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। द फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर इज, ठीक है, तो छोटे वाले पे कितना है। तो सबसे पहले तो हम क्यू नेट निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा 5 और 1 जो है 6 × 10⁻² गुलाम होगा दोनों पे, ठीक है, अगर नेट चार्ज की बात करें, अगर दोनों को कंबाइन। अब हम जानते हैं कि जब भी किसी भी मतलब दोनों स्पेयर्स को कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम होगा और इंडिविजुअल चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर जो चार्ज था पहले Q1 था, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा Q1 डैश, और यहाँ पर कितना हो जाएगा Q2 डैश। पर यहाँ पर जो दोनों का पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं पोटेंशियल को इक्वल करता हूँ, तो Q1 डैश, ठीक है, Q1 डैश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो KQ/R होता है, तो KQ1/1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो यूनिट से यूनिट वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी, मीटर में करो तब भी कट जाएगा वो, ठीक है। तो KQ2 डैश बाई 2 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ दोनों साइड इक्वल रख रहे हैं तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास Q1 डैश अपॉन Q2 डैश वो आ जाएगा 1:2। ओके, हमसे क्या पूछा गया है, देन द फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्पेयर, छोटे वाले स्पेयर्स में निकालना है। तो छोटे वाले स्पेयर्स में निकालना है तो Q1 डैश निकालना है। Q1 डैश का रेशियो कितना है 1 रेशियो, टोटल रेशियो कितना है 1 + 2 कितना 3, और टोटल चार्ज हमने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज था 6 × 10⁻²। तो यहाँ से Q1 डैश की वैल्यू जो निकालेंगे 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 × 10⁻² हो जाएगा। तो यहाँ 2 × 10⁻² गुलाम अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक, क्लियर। बढ़ सकते हैं आगे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V इज गिवन है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ½ CV²। तो ½ CV, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। थैंक यू।